वेलकम टू प्रखर अकेडमी। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ताम्रपाषाण काल के बारे में। और ताम्रपाषाण काल के बाद शुरू होता है कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज। अब टेक्निकली देखा जाए तो ताम्रपाषाण यानी कॉपर का जो एज है वो पहले पड़ता है। यानी कालानुक्रम में हम देखें तो कॉपर एज पहले पड़ना चाहिए इन कंपैरिजन टू ब्रॉन्ज, क्योंकि ब्रॉन्ज एक न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एलॉय तो ऐसा होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में होता है, लेकिन इंडिया के रेस्पेक्ट में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, वो ध्यान रखनी है आपको। आप देखेंगे साक्ष्य मिलते हैं कि ब्रॉन्ज एज जो है वो पुराना है इन कंपैरिजन टू कॉपर एज। बहुत सारे स्थल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में? हमारी स्टडी आज शुरू होती है आद्य ऐतिहासिक काल। अब याद कीजिए, मैंने शुरू में आपके टाइम पीरियड को 3 तरह से बांटकर बताया था आपको। एक जो प्री हिस्टोरिक है, यानी जब हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं थे। दूसरा आद्य इतिहास, जिसे अब हम पढ़ रहे हैं। तो ब्रॉन्ज एज और आद्य इतिहास दोनों जुड़ी हुई चीजें, याद रखना है आपको। अब इसमें क्या हुआ? आद्य इतिहास में मानव संस्कृति का ये वो समय है जब लिखित साक्ष्य यानी रिटर्न जो फैक्ट्स हैं वो हैं हमारे पास मौजूद, उपलब्ध हैं, लेकिन अपठनीय है। अपठनीय यानी आप पढ़ नहीं सकते, या आप कह सकते हैं वी आर नॉट एबल टू डिकोड द स्क्रिप्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे पास स्क्रिप्ट है अवेलेबल, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। मतलब वो उनका कमाल समझ लीजिए, या फिर हम अपने आप को मानते हैं कि भाई हम उतने दक्ष नहीं हैं कि हम उनकी बात को समझ सकें। तो बात आगे बढ़ती है, बात आगे बढ़ेगी कि ये संस्कृति जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये अकेली संस्कृति नहीं थी। ये नदी घाटियों में उस समय की संस्कृति है जब टिग्रिस नदी के ऊपर, टिग्रिस जो नदी थी, या आप यूफ्रेट्स जो कहते हैं, उसके तट पर मेसोपोटामिया। कौन सी संस्कृति थी? मेसोपोटामिया, जिसे आप इराक के रूप में जानते हैं। मेसोपोटामिया जो थी वो टिग्रिस या यूफ्रेट्स के तट पर मौजूद थी। और दूसरी सभ्यता जिसे आप नील नदी जानते हैं, नील नदी के तट पर एक सभ्यता जन्म ले रही थी या जन्म ले चुकी थी, जिसे हम मिस्र सभ्यता कहते हैं, इजिप्ट। तीसरी सभ्यता हमारी पड़ती है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन। और चौथी सभ्यता आप जानते हैं सिंधु नदी के तट पर है ये, ठीक है। और चौथी सभ्यता जो पीली नदी शायद आपको याद आ रहा होगा कौन सी नदी को पीली नदी कहते हैं। जिन्हें ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज है उन्हें पता होगा, एक नदी है जिसका नाम है हुआंगहो। कहाँ पर है ये? चाइना में। तो हुआंगहो जो नदी है, पीली नदी जिसे कहा जाता है, उसके किनारे पर एक सभ्यता जन्म ले रही थी जिसको चीनी सभ्यता कहते हैं। ये तकरीबन समकालीन है। तो पहली संस्कृति जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, या आईवीसी, ये गलत लिखा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब ये संस्कृति जो है, ये संस्कृति हमने खोजी कैसे? बताऊंगा तो मैं बहुत डिटेल में, पर बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं भी, क्योंकि हमें कहानी को आगे बढ़ाना है और ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में निपटाता हूँ। एक्चुअली अब से तकरीबन 150 साल पहले, अप्रॉक्स 150 ईयर्स बिफोर, हुआ क्या था? ये हुआ था कि जो पंजाब एरिया है वहाँ पर खुदाई हुई, और खुदाई के दौरान हमने देखा कि वहाँ पर कुछ इस तरह के ऐसे टीले बने हुए थे। हम लोगों ने क्या, मतलब जो 150 साल पहले लोग थे उन लोगों ने देखा कि वहाँ टीले बने हुए थे। तो अब होना क्या था, वहाँ पर बननी थी रेलवे की लाइन। अब रेलवे की लाइन के लिए उन्होंने सोचा भाई कच्चा सामान कहाँ से लाएं। तो मैंने आपको बताया भी था एक बार कि वही जो सामान पड़ा होता है उसी को हम लोग तोड़ ताड़ के और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमने वहाँ के जो मलबा था उससे कुछ ईंटें उठाई,
और शायद जिससे कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ भवनों को नुकसान भी पहुंचाया हो, और उन्हें इस्तेमाल करते हुए हमने बना दी भैया अपनी पटरी। अगर आपको याद आ रहा हो, पहली बार ट्रेन जो चली थी वो बॉम्बे से थाने चली थी, तो आपको याद होगा वो सब चीज़ें कब हुई थी, 1853 के आसपास। तो ये वो टाइम था जिस वक्त हमें इस कल्चर के बारे में पता लगा, और पहली बार क्योंकि हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए इस कल्चर को हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। और मैं वो पूरा डिटेल बताऊंगा कि दयाराम साहनी ने क्या किया था, राखाल दास ने क्या किया, सुब्बा राव ने क्या, वो सब मैं बताऊंगा आपको, पर पहले हम चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये जो संस्कृति है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? मैंने जैसे बताया कि ये पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक किसको कहते हैं? पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है? चित्राक्षर, यानी जिसमें चित्र और अक्षर दोनों चीज मौजूद हों, या भाव चित्रात्मक भी कहा गया है इसको। ऐसी शैली को या ऐसी स्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफिक लिपि कहते हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? हमें वो अक्षर समझ नहीं आ रहे थे। चित्र से तो चलो हम कुछ अंदाजा भी लगा लें, मान लीजिए कि उन्होंने किसी जानवर का चित्र लगाया है, किसी मछली का चित्र लगाया है, जो भी है, तो उससे हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अक्षर की पहचान करना मुश्किल होता है। तो अब यहाँ जेम्स बॉन्ड 007 की ज़रूरत पड़ती है, या उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो पीओ की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, और बैठ करके फटाफट किसी भी कूट भाषा को डिकोड कर लेते हैं। तो आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर पाया, और ना ही हमसे पहले लोग कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चित्राक्षर प्रणाली तो थी ही, और प्रॉब्लम इन लोगों ने क्या क्रिएट कर रखी थी कि अगर वन लाइनर होते थे, अगर एक लाइन लिखनी होती थी, तो क्या करते थे ये लोग? वन लाइन तो जैसे उन्होंने इस तरह से लिख दी, मतलब जैसे ये आपका राइट है, राइट से लेफ्ट उन्होंने लिख दिया, मतलब एक तरह से उन्होंने लिख दिया। लेकिन अगर लिपि जो है वो लंबी है, मतलब 3, 4, 5 लाइंस में आनी है, तो उन्होंने क्या कमाल किया है? उनके कमाल ये हैं कि पहले उन्होंने उस लिपि को ऐसे लेकर गए, उसके बाद ये इस तरह से चले, फिर ये इस तरह से चले, और फिर ये इस तरह से चले। तो एक आम आदमी को समझने में ये इतना अच्छा जो दिमाग इन्होंने इस्तेमाल किया, इसको डिकोड करना बड़ा मुश्किल होता है। और एक और अच्छी बात इन्होंने इस्तेमाल की थी कि जैसे हम मिरर इमेज देखते हैं, जैसे एम्बुलेंस वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो वो मिरर में आपको एम्बुलेंस दिखाई देता है, लेकिन आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ, तो एम्बुलेंस क्या होता है? वो इमेज उसका इन्वर्टेड इमेज होता है, ठीक है। तो इन सब साधनों का इन्होंने इस्तेमाल किया, और एक लिपि जो इस्तेमाल कर रहे थे, जो इन्होंने इस्तेमाल किया था, उसको क्या नाम देते हैं? बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। पुरानी एंशियंट जितनी भी आपकी लिपियां हैं, ज़्यादातर वो बूस्ट्रोफेडन ही हैं, जो आपकी, ये ग्रीक वर्ड है और मैंने इसके बारे में लिखा भी है आपको। जो बूस्ट्रोफेडन होता है वो क्या होता है? ऐसी लिपि, ऐसा स्क्रिप्चर जो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, मतलब एक लाइन में आपका बाएं से दाएं गया है, तो दूसरी लाइन में वो क्या हो जाएगा? दाएं से बाएं हो जाएगा। और ये पलट भी देती हैं, मतलब जैसे मिरर इमेज डेवलप होती है, अक्षरों को भी उलट दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में डिकोड करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं कोई पढ़ पाया था इनको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स वही हैं जो मैंने आपसे बताया, ये बूस्ट्रोफेडन लिपि है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने कुछ अपनी तरफ से अक्षर बना रखे हैं, और कुछ उनके चित्र भी हैं जो उन्हें लगा कि ये चीज़ें हैं, जैसे ये मछली जैसा लग रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो सिंबल हैं, आप देख सकते हैं, कुछ उनके अक्षर हैं और कुछ उनके क्या हैं, जैसे चंद्रमा का ही कुछ आप मान सकते हैं, या ये स्वास्तिक का चिन्ह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे हम इसको लेटर ऑन। तो आप देख सकते हैं उन्होंने अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई कोड वर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, और देखिए हम लोग कितना विकास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी लैंग्वेज को हम डिकोड नहीं कर पाए। और कोई अगर ये कहे, बच्चे कह देते हैं मजाक में, यार ये बेवकूफ़ थे, उन्हें क्या पता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उनकी टेक्नोलॉजीज़ को जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो
बेवकूफ़ नहीं थे, बल्कि बहुत इंटेलिजेंट लोग रहे थे। इसी वजह से हम उनकी जो लैंग्वेज है उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है लोगों से बचाने के लिए, जो उनके समकालीन हों, उनसे अपने साक्ष्यों को बचाने के लिए या कोई विशेष कारण से उन्होंने इस तरह से इस लिपि में लिखा हो। हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये उसका एक उदाहरण है, आप देख सकते हैं। इस उदाहरण में आप देखिए मछली का चित्र है, मछली का चित्र है, और ये सिंबल्स आप देख सकते हैं। तो आप इनका क्रम देखिए। अगर एक ही लाइन में है तो कोई बात नहीं, अगर एक ही लाइन में है तब कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या कब बन जाती है? जब एक से ज़्यादा लाइन हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपको याद आ रहा होगा कि हमारी जो ब्राह्मी लिपि होती है वो लेफ्ट से राइट जाती है। क्या जाती है? सॉरी, उल्टा लिख दिया, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। लेकिन अगर हम पश्चिमोत्तर भारत की तरफ जाएं तो हमें वहाँ मिलता है खरोष्ठी लिपि। आप पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। तो खरोष्ठी लिपि में क्या होता है? उल्टा होता है। वहाँ पर राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ये राइट, ये लेफ्ट, और डायरेक्शन ये होती है। कौन सी की? खरोष्ठी की। अगर खरोष्ठी लैंग्वेज की बात करें तो वो ऐसे लिखती है। लेकिन ब्राह्मी जो लिखेगी तो ब्राह्मी की लिखावट क्या होती है? ब्राह्मी की लिखावट होती है लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जाते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। शंख लिपि पढ़ेंगे जो साउथ इंडिया में होती है। साउथ इंडिया में आपने लैंग्वेज देखी हुई, इस तरह से करके आपने देखा होगा, या ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वो लिखते हैं। तो ये बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको, ये उल्टा लिखा गया था। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम अपने हड़प्पा पर आते हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा से मतलब यहाँ सिर्फ हड़प्पा नहीं है, पूरी संस्कृति की बात चल रही है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना है, ये वो किस तरह का लगता है देखने में। हड़प्पा के हम क्या करते हैं, जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं पहले उनको पकड़ते हैं, जिससे कि हमें संस्कृति के विकास, उसके फैलाव का अंदाजा हो जाए। एक्चुअली अगर मैं नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से इसको बांट लूँ तो मैं ये देखता हूँ कि नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर में एक प्लेस पड़ता है मांडा। क्या पड़ता है? मांडा। इसका जो सबसे उत्तरी जो स्थल है उसका नाम क्या है? मांडा है। और सबसे दक्षिणी जो है वो आपका दायमाबाद या दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र आप अच्छे से जानते हैं। इससे पहले हम सोचते थे कि शायद वो गुजरात का प्लेस है, लेकिन चलिए छोड़िए, वो पुरानी बात हो गई। अब दाइमाबाद आप याद रखिए। ठीक है, और तकरीबन नॉर्थ से साउथ जो इसका एक्सपेंशन है मोटा मोटा 1300 किलोमीटर के आसपास है। मतलब मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ आप देखिए वेस्ट में सुत का गेंडोर पड़ता है जो दाश्क नदी के किनारे पर है, और बलूचिस्तान एरिया में पड़ता है। ये एक्चुअली ईरान और पाकिस्तान का सीमा है। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में, दाश्क नदी के किनारे। आ भी जाता है क्वेश्चन, वन लाइनर की तरह काफ़ी लोग रटाते हैं आपको। तो जो मेन बात है वो तो खैर आपको याद करनी पड़ेगी। तो बलूचिस्तान में पड़ता है ये। ओके, और हमारा जो मेरठ है यूपी में, ये ईस्टर्न पार्ट, मोस्ट ईस्टर्न पार्ट जो है वो क्या है? वो है आलमगीरपुर। क्या नाम है उसका? आलमगीरपुर, जो कि हिंड नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसकी आकृति कैसी होती है। तो आकृति भाई आप लोग खुद ही देख लीजिए। आकृति इसकी कुछ ऐसी बनेगी। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आप इसको ले रहे हैं, ये आप आलमगीरपुर को अगर साथ लें, ठीक है, तो ऐसी सी आकृति बनेगी। मतलब ट्रायंगुलर शेप है और फिर वो सर्कुलर हो जाती है। ठीक है, अप्रोक्स इस तरह की शेप इसकी बनती है। और ये तकरीबन 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जो मैप हमने लिया है, उधार लिया है आपके लिए। तो इस मैप में आप चीज़ों को देख पाएंगे आसानी से, किस नदी के किनारे कौन है। तो ये आपका सबसे वेस्टर्न प्लेस है जिसका नाम सुत का गेंडोर है। क्या नाम है इसका? सुत का गेंडोर, सबसे वेस्ट में।
ठीक। और इसके नीचे आपका अरेबियन सी पड़ रहा है, ठीक है। और अब आप देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं सबसे, अगर आप ईस्ट जाते हैं तो ईस्ट में ये आप नाम देख रहे हैं आलमगीरपुर, नाम तो यहाँ लिखा है लेकिन इसका तीर कहाँ जा रहा है, इसका तीर जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आलमगीरपुर पड़ता है। इज इट क्लियर? आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने मांडा नहीं दिया है शायद इसमें, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, पहले ये रोपड़ प्लेस होता था, आसपास ही होगा इसके, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं दिया है कहीं, चलिए कोई बात नहीं। और नीचे की तरफ कहीं दिया हो इन्होंने, नहीं दिया ना, धोलावीरा दिया है, रंगपुर रोजदी, चलो कोई नहीं, वो तो महाराष्ट्र में पड़ेगा, ये महाराष्ट्र आपका नीचे पड़ता है। ये शेर जैसे मुंह के नीचे की जो बाउंड्री है, ये वाली नीचे वाली बाउंड्री, इसमें आपका पड़ेगा वो, लेकिन इस पिक्चर में नहीं, कोई बात नहीं, आपको अंदाजा हो गया होगा लेकिन कि वो कहाँ पड़ेगा। नेक्स्ट, अब बात आती है कि हड़प्पा का जो विन्यास है वो किस तरह का है, या वो किन चीज़ों के लिए वो प्रसिद्ध है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया मुख्य बिंदु। अब मुख्य बिंदु तो बहुत सारे हैं, बहुत डिटेल्ड अगर हम इसे पढ़ेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हम इसे क्यों पहचानते हैं या इसका डिस्टिंक्शन कैसे है बाकी संस्कृतियों के साथ। मुख्य बात है इसकी ग्रिड प्रणाली। अब ग्रिड प्रणाली क्या होती है? ग्रिड प्रणाली ये है कि जो नगर है वो इस तरह से बटा है कि जो घर हैं वो आयताकार डब्बों जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ग्रिड प्रणाली के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से नगर का निर्माण हुआ है, पहली बात। अब इसको आप इस लेफ्ट पिक्चर में देख सकते हैं। आप ये समझ लीजिए मुख्य सड़क है, मेन स्ट्रीट है बाहर की तरफ, ठीक है, मेन स्ट्रीट बाहर की तरफ है। और ये देखिए दो घरों के बीच में ये जो छोटा सा मैंने ये प्लेस बनाया, ये अंदर की तरफ है, ठीक है। अब है क्या, देखिए वो लोग कितने समझदार हैं। उन्होंने जो बाहरी सड़क है उस पर अपने घरों के दरवाजे नहीं खोले, न खिड़कियां खोली, यानी उन्हें डर था कि किसी का आक्रमण हो सकता है। तो इसलिए मुख्य दरवाजे की बजाय उन्होंने क्या किया, जो साइड वाला दरवाजा होता है उसमें दरवाजों को खोला हुआ है, खिड़कियों को खोला हुआ है, और चारों तरफ से मकान बंद है, यानी बाहर से कोई आए तो उसको दिखाई भी नहीं देगा कि मकान का एंट्री कहाँ से, ठीक है। और अगर मैं इसे मिलिट्री स्ट्रेटजी फॉर्म में समझूं तो इतने नैरो प्लेस पर अगर कोई इन पर आक्रमण भी करता है तो बहुत आसान होगा इनके लिए इनको मार भगाना, ठीक है। आपने अगर मिलिट्री स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, मतलब जो रक्षा नीतियाँ होती हैं वो पढ़ी होंगी आपने, तो आपको पता होगा कि जंग के लिए कौन सा प्लेस उपयुक्त होता है। चलिए छोड़िए, वो ये टॉपिक से अलग बात हो गई, ठीक है। तो ग्रिड प्रणाली मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो ग्रिड की फॉर्म में, मतलब आप ये देखिए ऐसे ऐसे काटते हुए, मतलब ये ग्रिड की फॉर्म में नगर बसा हुआ था, और मैं डिटेल बताऊंगा इसके बारे में फिर। दूसरा पॉइंट क्या है, जल निकासी की व्यवस्था, यानी ड्रेनेज सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है उनका। ड्रेनेज सिस्टम और ग्रिड प्रणाली, यही है प्रणाली जो उनको बाकी संस्कृतियों से अलग करती है। और कांस्य युगीन सभ्यता वो थी, ये तो आप सभी जानते हैं, और बताने को तो मैं 50 बातें बता दूंगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। अब मैं आपको जल की निकास व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जल की निकास व्यवस्था किस तरह से थी। जल की निकास व्यवस्था में उन लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े जो शिविर होते हैं, मतलब ये जो मकान आप देख रहे हैं, इस मकान से नाली निकली, और वो नाली निकलने के बाद, मान लीजिए कि मकान से नाली निकली है, कैसे बताया जाए आपको, ये नाली निकली है मान लीजिए, और ये नाली जो है मुख्य नाले से मुख्य नाले में गिर गई, और ये मुख्य नाला जो है ये बाहर चला गया, इसको बाहर निकासी के लिए इससे भी बड़ा नाला। और इनका क्रम देखिए, जो घर की नाली है वो ऊंची है, और घर से बाहर की नाली उससे नीची है, और ये जो सीवर है इनका मेन सीवर लाइन है ये और नीची है। तो देखिए टेक्नोलॉजी देखिए, उन्होंने एक के बाद एक स्तर में ये ध्यान रखा है कि नालियां कुछ इस तरह से होनी चाहिए, यानी ढलान। किसका ध्यान रखा है उन्होंने, ढलान का ध्यान रखा है। अगर ढलान अच्छा होगा तो पानी आप गिराकर देखिएगा, एक गिलास पानी, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके मकान का ढलान कहाँ जाता है, ठीक है। ढलान यानी स्लॉप।
इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत ना हो तो ये जो आइडिया था, इस आइडिया से उन्होंने पानी के रुकने को खत्म कर दिया, यानी पानी की समस्या बिल्कुल क्लियर। अगर पानी है घर में जो नहाने के बाद बचता है या वट जो भी पानी आप डालते हैं या बर्तन धोते हैं उसके बाद, तो वो सारा पानी आपका कहाँ पहुँच जाएगा, इस सिस्टम के थ्रू वो बाहर पहुँच जाएगा नाले से। इज इट क्लियर? तो ये सिस्टम था उनका जल निकासी का। अब मैं आगे बताता हूँ। आगे देखिए, हाँ ये आप समझ लीजिए, जो मैं ग्रिड प्रणाली की बात करता, आप ये देखिए इस तरह ये मकान बने हुए हैं जैसे, और उनके बीच के डिफरेंसेस देख सकते हैं, ठीक है। और ये लाइन, मेन लाइन, और ये आपके ग्रिड की फॉर्म में बने हुए मकान, या यहाँ देख लीजिए कैसे भी देखिए, ये ग्रिड की फॉर्म में बने हुए मकान है, देखिए है ना, ये मकान बने हुए हैं, उनके बीच से गलियाँ जा रही हैं, ये गली है, ये मेन लाइन होगी, मेन स्ट्रीट हो गई। तो आप समझ सकते हैं ग्रिड की, ग्रिड नुमा या जाल नुमा किसको कहते हैं, मकानों का बना होना। और आपको पता होगा उसके बारे में कि एक सड़क दूसरी सड़क को 90 डिग्री पर कट करती थी, और बस यही जो प्रणाली है इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रणाली को हम कहते हैं ग्रिड प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। ये है नालियाँ या उनका सीवर सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े सीवर बनाए, अंडरग्राउंड सीवर बनाए, और जो सीवर लाइन थी उनकी वो तकरीबन 1.5 मीटर गहरी थी, तकरीबन उसकी गहराई जो थी वो 1.5 मीटर थी, यानी इतना पानी का कलेक्शन उसमें होता था। और ये अप्रॉक्स बताते हैं कि 91 सेंटीमीटर के आसपास वो अक्रॉस होते थे, यानी उसका जो डिफरेंस होता, नाली तो ये आप देख रहे हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता था वो ये होता था, ठीक है। जैसे आप इसको पाटना चाहते हैं तो आपको 91 सेंटीमीटर से बड़ा इसके ऊपर ढक्कन रखना पड़ेगा, ठीक है, ढक्कन यानी वही ईंटें रखनी पड़ेंगी। और एक और कमाल उन्होंने किया कि जो सीवर लाइन चल रही है उसमें जगह जगह पर, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ दूरी के बाद वहाँ उन्होंने क्या किया, मेन हॉल बना रखे थे, यानी इस मेन हॉल का आपने ढक्कन हटाया। और सफाई के लिए जो प्रॉब्लम आती है कि भाई कूड़ा कहीं पर अटक जाता है, तो अगर नाली पूरी की पूरी पाट रखी हो आपने, तो हमें खुद नहीं पता लगता कि पानी कहाँ फंसा हुआ है। तो जो मेन हॉल्स बने हुए थे उनको ही, उनके ढक्कन हटाइए, वहाँ पर सफाई कीजिए, और पूरा का पूरा पानी का सिस्टम जो है वो फिर से क्लियर हो जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के टाइम पीरियड की। एक्चुअली अगर हम कार्बन डेटिंग का बात करें या अलग अलग लोगों के मतों को देखें, तो लोगों ने उसे वही 2350 से लेकर 1700, 1650, 2500 से 1500, 2400 से 1700, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड्स में उसको उन्होंने बांटा है, और उनकी गलती भी नहीं है। नए नए आपको प्लेसेस मिलते रहेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ, और नई नई तारीखें आप अलॉट करते रहेंगे। या फिर हम उसमें थोड़ा मतलब भाषा का अच्छा इस्तेमाल करते हैं जो लोग, वो उसे प्री हड़प्पन कह देंगे, प्राक हड़प्पीय सभ्यता बता देंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है। क्यों? इसका हमें अभी पता लगा है कि जो नए साक्ष्य हमें मिले हैं उनके हिसाब से ये तिथि आपकी 7500 से 6200 बीसी के आसपास भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि भीराना गांव आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ, भीराना गांव जो फतेहाबाद जिले में पड़ता है हरियाणा में, तो वहाँ के जो साक्ष्य हैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा किसी दिन। तो वहाँ के साक्ष्यों से पता लगता है कि ये समय हमारा तकरीबन 8वीं शताब्दी बीसी के आसपास का है, और उस टाइम पीरियड में मतलब 8000 साल पुराना, उस समय में हम लोगों के पास ये सब कल्चर आ चुका था। और ये आपका जो घग्गर नदी है, मतलब जो आपकी सरस्वती नदी है मेनली, जिसे हम लुप्त नदी कहते हैं, उस नदी के दाएं बाएं हमने महसूस किया कि वहाँ पर ज़्यादा बसावट है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। जो हम सिंध करते रहते थे कि भाई सिंध के लरकाना ज़िले में और सिंध के पंजाब प्रांत में ये जो बातें करते थे, वहाँ पर हमारी जो बसावट है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू सरस्वती नदी के किनारे हमने देखा है कि बसावट बहुत घनी थी। लेकिन सरस्वती नदी का जो लुप्त होने का कारण है, शायद उससे यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मूवमेंट जो रही होगी वो शायद सिंध की तरफ हो गई हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है मुख्य स्थल की, इसमें कौन कौन से मुख्य स्थल हैं, वो बात मैं बाद में बताऊंगा। मैं बता चुका हूं आपसे कि राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी में बाद में डिस्कस करने वाला हूं। पहले आप देखिए मेन टॉपिक्स क्या है उसमें। मोहनजोदड़ो जो कि सिंध क्षेत्र में पड़ता है, किसके सिंध क्षेत्र में, आप समझते होंगे इतना तो, कि पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है, सिंध क्षेत्र है, वहाँ पर मोहनजोदड़ो है। और ये आपका सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर, सिंधु नदी का अपना एक जाल है, सिंधु नदी का आपका एक जाल है, वो जाल जो है उस नदी के दाहिने किनारे पर पड़ता है। ठीक, अब बात आती है इसके बाद जो सेकंड प्लेस है वो हड़प्पा है। हड़प्पा जो है वो पंजाब क्षेत्र में है। पंजाब क्षेत्र किसका, पाकिस्तान का। ठीक है, तीसरा प्लेस है जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस बता रहा हूँ भी, बहुत सारे प्लेसेस हैं इंपॉर्टेंट इसके अलावा भी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चन्हूदड़ो जो सिंध क्षेत्र में ही है, और जैसे ये आपका मोहनजोदड़ो हो गया तो इससे साउथ में आप जाएंगे, साउथ में तकरीबन 130 किलोमीटर डिस्टेंस पे, मोहनजोदड़ो से साउथ की तरफ 130 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको चन्हूदड़ो मिल जाता है। अब आगे बताते हैं आपको। इसके बाद अगली आपका जो साइट आती है वो कालीबंगन है। कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा काली चूड़ियों के बारे में, बताएंगे हम डिटेल में आपको। ये राजस्थान में पड़ता है और घग्गर नदी के किनारे पर, जो कि लुप्त हो चुकी है, सूख चुकी है, पता है आपको। लोथल जो गुजरात में है, खंबात की खाड़ी के किनारे पर है। और बनवाली जो है वो हरियाणा में ही उस विलुप्त नदी सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। सुरकोटरदा जो कच्छ के रण में अवस्थित है। और धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वो साइट है जहां पर आपको त्रिस्तरीय विन्यास मिला है। बाकी प्लेसेस पर आपने द्विस्तरीय विन्यास देखा है, बताऊंगा मैं इसके बारे में, डिटेल करूंगा आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वेरी रिच साइट। ठीक है, ये कच्छ के रण में स्थित है, कच्छ में स्थित है, सॉरी। और चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूँ, इसके लिए प्लीज़ मोटिवेट करें और मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें टू प्रखर एकेडमी। आई बिलीव इन यू, और आप ऐसा करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड नाइट।